हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आईएएस के एग्जाम में, सिविल सर्विसेज के एग्जाम में 2020 के प्री के एग्जाम में जो क्वेश्चंस पॉलिटी में पूछे गए हैं उन पर डिस्कशन करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। मैं डॉक्टर आदर्श कुमार आपके सामने जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चंस आए हैं वो सारे पॉलिटी के क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे और उन सारे क्वेश्चंस के आंसर क्या है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन वी विल डिस्कस हियर। तो सारे क्वेश्चन के आंसर हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा समय हम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे क्वेश्चन आंसर पर आएंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, आप क्वेश्चन देख सकते हैं। एच.एन. सान्याल समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया था। तो ये क्वेश्चन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पर है, न्यायालय की अवमानना पर है। न्यायालय की अवमानना विगत वर्षों में चर्चा के केंद्र में रहा है, इसलिए प्रश्न आने की संभावना थी। हम लोगों ने जब पॉलिटी प्री की एक क्लास ली थी, जो स्पेशल क्लास होती हैं QIP जैसी, तो उस स्पेशल क्लास में हम लोगों ने डिप्टी स्पीकर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इन सब की चर्चा की थी और इन सारे टॉपिक पर क्वेश्चन यहाँ प्री के एग्जाम में है। तो क्या क्वेश्चन होगा हम लोग ये तो नहीं गेस कर सकते, लेकिन किन टॉपिक पर क्वेश्चन होगा, किन टॉपिक्स पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हम लोग इस बात का अनुमान लगा सकते हैं। हम भी लगा सकते हैं, आप भी लगा सकते हैं, हम लोगों का आशय है। तो ये सारे टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किए थे जब स्पेशल प्रोग्राम चल रहा था प्री की क्लास के लिए, तो क्वेश्चन उन्हीं टॉपिक से ही मैक्सिमम आए हैं। तो एच.एन. सान्याल समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया था। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। 1961 में एच.एन. सान्याल समिति का गठन किया गया था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लेकर के, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का वर्णन करता है और आर्टिकल 129 भारतीय संविधान का आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए पनिशमेंट का राइट देता है और आर्टिकल 215 हाई कोर्ट को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए पनिशमेंट का राइट देता है। तो अब ये इन्फोर्स कैसे होगा, लागू कैसे होगा, इसके लिए आर्टिकल 142 में डायरेक्शन दिए गए हैं कि पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, संसद कानून बनाएगी और कानून बना करके इसको इन्फोर्स किया जा सकता है। ये पूरा बेसिक प्रोविजंस हैं, ये सारे मूलभूत प्रावधान हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए हैं, उसी के आधार पर क्वेश्चन बनाया गया है। तो जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लागू करना हुआ, अप्लाई करना हुआ, तो कैसे लागू किया जाएगा, इसके लिए एच.एन. सान्याल समिति का गठन किया गया और उनकी रिपोर्ट के आधार पर 1971 में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट, अवमानना अधिनियम निर्मित किया गया और उसी अवमानना अधिनियम के आधार पर हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही करते हैं। तो उसी से ऑप्शन है। भारत का संविधान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को अपनी अवमानना के लिए दंड हेतु शक्ति प्रदान करता है। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि आर्टिकल 129 और आर्टिकल 215 में अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति दी गई है। तो पहला दूसरा ऑप्शन सही हो गया। भारत का संविधान सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है, ये गलत है, क्योंकि सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना को परिभाषित किया गया है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में। ये जो न्यायालय की अवमानना अधिनियम है 1971, इसमें डिफाइन किया गया है, संविधान में डिफाइन नहीं किया गया है। तो ये तीसरा ऑप्शन गलत है। भारत में न्यायालय की अवमानना के विषय में कानून बनाने के लिए शक्ति संसद में नहीं थे। मैंने अभी बताया आपको 142 के अंतर्गत पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है और इसके आधार पर न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही की जाती है। तो आपके लिए ऑप्शन सही है 1, 2 एंड 4, 1, 2 और 4। तो ये बी आंसर आपका सही हो गया। आंसर बी इज करेक्ट इस क्वेश्चन का। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2। पेपर का नेचर बहुत आसान है, अगर आप देखें तो पेपर बहुत सरल था। पॉलिटी के क्वेश्चन तो फिलहाल बहुत आसान थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, सरकारी विधि अधिकारी और विधिक फर्म अधिवक्ता के रूप में मान्यता प्राप्त हैं, किंतु कारपोरेट वकील और पेटेंट न्यायवादी अधिवक्ता की मान्यता से बाहर रखे गए हैं। विधिज्ञ परिषदों को विधिक शिक्षा और विधिक महाविद्यालयों की मान्यता के बारे में नियम अधिकथित करने की शक्ति है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेसिकली प्रैक्टिकल एस्पेक्ट का क्वेश्चन है। ये एडवोकेट एक्ट से क्वेश्चन बनाया गया है। एडवोकेट एक्ट 1961 एडवोकेट को रेगुलेट करता है, तो एडवोकेट्स पर रेगुलेशन के लिए बनाया गया लॉ है, उसी से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये कहता है सरकारी विधि अधिकारी, गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स
गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स कौन होते हैं? जो हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट्स में या अन्य न्यायालयों में भी सरकार की ओर से सरकार का पक्ष रखते हैं। तो बेसिकली वो एडवोकेट ही होते हैं जो बार काउंसिल में रजिस्टर्ड होते हैं, चाहे वो बीसीआई भारत के बार काउंसिल पे रजिस्टर्ड हो, बार काउंसिल ऑफ इंडिया पर, या फिर स्टेट की अपनी अलग अलग बार काउंसिल्स हैं, विधिज्ञ परिषद है। तो स्टेट की बार काउंसिल में जो एडवोकेट के रूप में रजिस्टर्ड होते हैं, क्योंकि एडवोकेट को डिफाइन किया गया है एडवोकेट एक्ट 1961 के सेक्शन 2 में, वो डेफिनेशन क्लॉज है, वहां पर एडवोकेट को डिफाइन किया गया है कि जो एडवोकेट के लिए बार काउंसिल रोल बनाता है, नामावली बनाता है, उस रोल में, उस नामावली में जो रजिस्टर्ड होगा वो एडवोकेट होगा। जिसने लॉ की डिग्री प्राप्त कर ली वो एडवोकेट नहीं होगा, जिसको उस रोल में रजिस्टर्ड किया जाएगा वो एडवोकेट होगा। तो और वो रोल प्रिपेयर कौन करेगा? प्रत्येक स्टेट में स्टेट बार काउंसिल होती है, वो प्रिपेयर करता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वो प्रिपेयर करता है, और ये स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं। तो सरकारी विधि अधिकारी एडवोकेट्स होते हैं, क्योंकि उन्हीं में से कुछ एडवोकेट्स को सरकारें अपना लॉ ऑफिसर अपॉइंट कर लेती हैं कुछ समय के लिए। तो अलग अलग सरकारें आती हैं, सरकारें बदलती हैं, तो लॉ ऑफिसर भी बदल जाते हैं, क्योंकि सरकार अपने हिसाब से लॉ ऑफिसर को अपॉइंट करती है। विधिक फर्में, लीगल फर्म्स आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एडवोकेट। जो लोग लीगल फर्म में काम करते हैं वे एम्प्लॉय भी होते हैं और उनमें कुछ एडवोकेट भी होते हैं। तो जो उनमें काम करने वाले लोग हैं वो एडवोकेट हो सकते हैं, लेकिन जो लीगल फर्म है, दीज आर बिजनेस एंटिटी। लीगल फर्म्स आर बिजनेस एंटिटी। तो जो विधिक फर्में हैं, लीगल फर्म्स हैं, इंग्लिश में लीगल फर्म है, जो बिजनेस एंटिटी हैं, लीगल फर्म्स हैं, दीज आर बिजनेस एंटिटी, ये बिजनेस एंटिटी है। दीज आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एडवोकेट्स, ये एडवोकेट के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं होती। मैं जरा दूसरे इंक की पेन ले लेता हूं तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ये एडवोकेट के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं होती, तो ये गलत हो गया। बाकी और ये कह रहा है कारपोरेट वकील और पेटेंट न्यायवादी अधिवक्ता की मान्यता से बाहर रखे गए हैं, ये भी गलत है, वो अधिवक्ता की मान्यता में आ जाते हैं। विधिज्ञ परिषदों यानी बार काउंसिल्स को विधिक शिक्षा, लीगल एजुकेशन, विधिक महाविद्यालय, जो भी डिग्री कॉलेजेस हैं कि मान्यता के विषय में नियम अधिकृत करने की शक्ति है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि बार काउंसिल ही रेगुलेटिंग अथॉरिटी है पूरे देश में लीगल एजुकेशन के संदर्भ में। तो ये व्यवस्था एडवोकेट एक्ट 1961 में दी गई है, बार काउंसिल के लिए भी ये शक्ति दी गई है, बार काउंसिल को ये शक्ति प्रदान की गई है। तो इसमें ये ऑप्शन गलत हो गया पहला, केवल दूसरा ऑप्शन सही हो गया। क्योंकि ये गलत हो गया, क्योंकि ये गलत इसलिए हो गया क्योंकि लीगल फर्म्स एडवोकेट नहीं होती, ये बिजनेस एंटिटी होती हैं, बिजनेस करने वाली इकाई होती हैं, लीगल बिजनेस करने वाली इकाई होती हैं, तो एडवोकेट के रूप में नहीं होती। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ये स्टेटमेंट सही हो गया, आंसर भी हो गया। तो ये सेकंड क्वेश्चन था। तो बड़ा मजेदार सा क्वेश्चन था बेसिकली। हालांकि आप इस क्वेश्चन को देखें तो ये पॉलिटी की किसी भी बुक से बाहर है, और यही यूपीएससी है कि आपको सारे क्वेश्चन किसी एक बुक से नहीं मिलेंगे। यूपीएससी कहता है कि आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचिए, यूपीएससी कहता है कि आउट ऑफ द बॉक्स जाकर पढ़िए, तभी आप हमारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर क्वेश्चन है कि पार्लियामेंट की पावर पर और 2-3 फैक्ट पर। तो वेरी सिंपल, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। ये कहता है जब किसी संविधान संशोधन विधेयक पर भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा होती है, नहीं होती, धन विधेयक पर होती है, आर्टिकल 3 के अंतर्गत जब कोई विधेयक पेश किया जाता है उस पर होती है, संविधान संशोधन विधेयक पर, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पर ऐसी सिफारिश की अपेक्षा नहीं होती। दूसरा कह रहा है जब कोई संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के लिए बाध्यकर है कि वह अपनी अनुमति दे। ये सही है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान नहीं था, ये प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है। जब हम लोगों ने पॉलिटी की क्लास ली थी तो हम लोगों ने इस बात की चर्चा यहाँ पर की थी। और ये पूरा का पूरा प्रोसीजर सिंपल है, फैक्ट वाइज है, सारे फैक्ट लिखे गए हैं बुक में। संविधान संशोधन विधेयक
मैंने अपनी बुक में तो इसको अलग से नोट बना करके सारे पॉइंट स्पेसिफाई कर दिए हैं, तो वो सारे उसी में से। संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना ही चाहिए और इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई उपबंध नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पारित करने के लिए अलग अलग प्रावधान किए गए हैं और इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया, तो ज्वाइंट सेशन नहीं हो सकता। तो पहला गलत है, दूसरा और तीसरा सही है। तो दूसरा और तीसरा सही है, तो दूसरा आंसर करेक्ट है। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है। ये कहता है भारत का संविधान मंत्रियों को 4 श्रेणियों में कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और उप मंत्री में वर्गीकृत करता है। गलत है, क्योंकि संविधान वर्गीकृत नहीं करता। संविधान मिनिस्टर्स की श्रेणियां नहीं बताता। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 75 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में है। मैंने लिखा नहीं है सारी चीजें आर्टिकल, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, आप तो वैसे भी आपने पढ़ रखा है, जानते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 75 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में है, मंत्रिपरिषद के बारे में है। और आर्टिकल 75 में कहीं भी मिनिस्टर की श्रेणियां, मंत्री की श्रेणियां वर्णित नहीं है, उनका कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। कौन कौन से मंत्री बनेंगे ये क्लासिफिकेशन नहीं किया गया, तो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया। ये हमने ब्रिटिश परंपरा से अडॉप्ट किया है। तो लिया कहां से गया गया? अगर कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लेनेशन नहीं है तो लिया कहां से है? हमने इसे ब्रिटिश परंपरा से ग्रहण किया है। तो ये चीजें ब्रिटिश परंपरा से आई हैं, भारतीय संविधान में नहीं है। दूसरी बात, संघ सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये स्टेटमेंट सही है। ये स्टेटमेंट सही है। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मंत्रियों की संख्या के बारे में कोई प्रावधान नहीं था कि मंत्रियों की संख्या कितनी होगी, इसका कोई वर्णन नहीं था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। उसका नतीजा ये होता था कि जंबो मंत्रिमंडल बनता था, यानी मंत्रियों की संख्या बहुत अधिक होती थी, 100 पार कर जाती थी। मंत्रियों की संख्या अधिक होगी, खर्च बढ़ जाएगा, एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, तो अपव्ययता हो जाएगी, फिर वेस्ट होगा जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है। तो मितव्ययी व्यय के लिए यह निर्णय लिया गया कि मंत्रियों की संख्या कम रखी जाए। इसलिए 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से यह मंत्रियों की संख्या को निश्चित कर दिया गया कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो 15% होगी या उससे कम होगी, तो मैक्सिमम लिमिट है 15%, कैप है 15%, तो 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम 15% या उससे कम होनी चाहिए। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला गलत हो गया, दूसरा सही हो गया, यानी आंसर हो गया बी। फोर्थ का आंसर हो गया बी। तो आप देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आसान है, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा की अनन्य शक्तियां हैं, एक्सक्लूसिव पावर है। अब लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर का मतलब क्या हो गया, अनन्य शक्ति का मतलब क्या हो गया? लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर का मतलब हो गया, अनन्य शक्ति का अर्थ हो गया कि वो पावर केवल और केवल लोकसभा को ही प्राप्त हो। जो संसद का दूसरा सदन है राज्यसभा, उसे वो पावर प्राप्त ना हो। तो ऐसी पावर हमें बतानी है। ये कहता है आपात उद्घोषणा का अनुसमर्थन करना, रेटिफिकेशन ऑफ इमरजेंसी प्रोविजंस। तो इमरजेंसी जो आर्टिकल 352 के अंतर्गत डिक्लेयर की जाती है, उसका रेटिफिकेशन संसद के दोनों सदस्य करते हैं, तो वो अकेला लोकसभा नहीं करती। ये गलत हो गया। आर्टिकल 352 के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं इस बात को। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, केवल विपक्ष लेकर आता है, केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, बाकी और सारी बातें हैं। तो ये सही है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन सरकार के विश्वास का परीक्षण करने के लिए लाया जाता है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 75 क्लॉज 3, अभी हम लोगों ने 75 पढ़ा, मंत्रिपरिषद की रचना। तो आर्टिकल 75 क्लॉज 3 ये कहता है कि संपूर्ण मंत्रिपरिषद, समूची मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से रिस्पॉन्सिबल होगी, उत्तरदायी होगी। तो लोकसभा तय करती है कि मंत्रिपरिषद का विश्वास
कब तक लोकसभा में बना है, तो वो कहता है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, संसद के प्रति नहीं, राज्यसभा के प्रति नहीं। तो इसलिए ये एक्सक्लूसिव पावर है लोकसभा की। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना, ये भी नहीं है, क्योंकि महाभियोग भारत में किसी भी सदन में शुरू हो सकता है। तो अमेरिका और भारत में यही डिफरेंस है, वहां पर हर स्टेज पर एक सदन को एक्सक्लूसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को, सीनेट को, अब मैं उतना डिटेल में नहीं ले जाना चाहता, तो वहां हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को, सीनेट को हर स्टेप पर एक्सक्लूसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। हमारे यहाँ ऐसी एक्सक्लूसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमारे यहाँ कोई भी सदन इनिशिएटिव ले सकता है, इनिशिएटिव लेने में एक्सक्लूसिवनेस नहीं है। तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद का कोई भी सदन प्रारंभ कर सकता है, इधर लोकसभा और राज्यसभा। तो ये भी लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर नहीं है, अनन्य शक्ति नहीं है, तो केवल दूसरी पावर अनन्य शक्ति है, अविश्वास प्रस्ताव, यानी इसका आंसर हो गया बी। द आंसर इज बी। फिफ्थ क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पॉलिटी के क्वेश्चन बहुत सिंपल थे, बड़े मजेदार थे। अब अगला क्वेश्चन है और ये कहता है कि भारत में दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ, दैट इज प्रोविजंस ऑफ 10th शेड्यूल, जो 10वीं अनुसूची के प्रावधान हैं, उन 10वीं अनुसूची के प्रावधानों को हम लोग एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं, दल बदल विरोधी कानून कहते हैं। तो क्वेश्चन उसी पर है, कहता है भारत में दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है भाई, पहला कथन कहता है यह कानून विनिर्दिष्ट करता है कि कोई नाम निर्दिष्ट विधायक, हालांकि इसका हिंदी अनुवाद गलत है, ये लेजिस्लेटर है, तो विधायक से बेहतर शब्द हो सकता है, सदन में नियुक्त होने के 6 मास के अंदर किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता। दूसरा स्टेटमेंट है यह कानून कोई समयावधि नहीं देता जिसके अंतर्गत पीठासीन अधिकारी को दल बदल का मामला विनिश्चित करना होता है। तो पहला स्टेटमेंट, यह कानून विनिर्दिष्ट करता है कि कोई भी नाम निर्दिष्ट विधायक सदन में नियुक्त होने के लिए 6 मास के अंदर किसी भी राजनीतिक दल में सम्मिलित नहीं हो सकता। गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि यह किसी को दल बदल करने से रोकता नहीं है। जब कोई दल बदल कर लेता है तो दल बदल पर उसकी मान्यता के विषय में बताता है कि अगर कोई दल बदल करता है उन शर्तों के आधार पर जो शर्तें इस कानून में बताई गई हैं, तो वो दल बदल के अंतर्गत आएगा या नहीं आएगा, वो इस बात का एक्सप्लेनेशन देता है। तो ये कहता है कि कोई भी नाम निर्दिष्ट विधायक सदन में नियुक्त होने के 6 मास के अंदर किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित नहीं हो सकता। तो प्रावधान ये कहता है कि 6 मास के बाद अगर वो सम्मिलित हो जाता है तो उसे दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत उसे अमान्य घोषित नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर 6 मास के भीतर वो शामिल हो जाता है तो अमान्य हो जाएगा, उसकी सदस्यता अमान्य हो जाएगी। तो वह कानून यह बताता है कि अगर कोई 6 मास के पहले कोई भी नॉमिनेट किया गया है, कोई भी सदस्य, विधायिका का कोई भी सदस्य अगर नॉमिनेट किया गया है, नॉमिनेटेड है, मनोनीत है, तो मनोनीत होने के बाद 6 माह के भीतर अगर वो किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण कर ले, किसी भी राजनीतिक दल की सदस्यता, किसी भी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है, तो वह दल बदल कानून के अंतर्गत दोषी हो जाएगा। लेकिन यह उसे दल बदल करने से मना नहीं करता कि वो कर ही नहीं सकता, ऐसा नहीं प्रोहिबिट करता, ये प्रतिबंध नहीं है। और ये स्टेटमेंट कह रहा है कि 6 मास के भीतर किसी भी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता, तो गलत है। शामिल हो सकता है, लेकिन जैसे ही शामिल होगा उस पर दल बदल कानून के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी और उसकी सदस्यता चली जाएगी। इसका रिजल्ट ये होगा। तो रिजल्ट ये नहीं है कि शामिल नहीं हो सकता। यह कानून कोई समयावधि नहीं देता जिसके अंतर्गत पीठासीन अधिकारी को दल बदल का मामला विनिश्चित करना होता है। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि दल बदल के संदर्भ में निर्णय पीठासीन अधिकारी करता है। जो आर्टिकल 103 है, आर्टिकल 102 के अंतर्गत संसद सदस्यों की अयोग्यता बताई गई है और ये कहा गया है कि दल बदल संबंधी प्रावधानों को छोड़कर सभी अयोग्यता संबंधी निश्चय राष्ट्रपति करता है। लेकिन जो डिफेक्शन वाले प्रावधान हैं, दल बदल संबंधी प्रावधान हैं, ऐसे विषयों पर निर्णय हमेशा पीठासीन अधिकारी करता है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी का अर्थ हुआ लोकसभा के लिए स्पीकर, राज्यसभा के लिए सभापति, राज्यों में विधानसभा के लिए स्पीकर, इसी तरीके से।
तो पीठासीन अधिकारी करता है। किस समयावधि के अंतर्गत निर्णय लेगा, यह समयावधि दल बदल कानून में मेंशन नहीं है। हालांकि उसके निर्णय विवादित भी रहे हैं, इसलिए द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने इसमें संशोधन का भी सुझाव दिया है। फिर बहुत सारे डिस्कशन है, उतनी डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे हैं। तो पीठासीन अधिकारी को दल बदल के मामले में कितने समय सीमा के भीतर निर्णय करना है, यह समयावधि का वर्णन नहीं करता। ये बात सही है। केवल दो सही है, पहला गलत है, पहला स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और ये कहता है भारत का महान्यायवादी, भारत का सॉलिसिटर जनरल ही सरकार के एकमात्र अधिकारी हैं जिन्हें भारत की संसद में की बैठकों में भाग लेने की अनुमति है। अब अटॉर्नी जनरल के विषय में, महान्यायवादी के विषय में आर्टिकल 76 में बताया गया। सॉलिसिटर जनरल के विषय में कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताया गया। ये उसका असिस्टेंस होता है, ये उसका असिस्टेंट होता है, उसको असिस्ट करता है, उसकी असिस्टेंस के लिए बनाया गया पद है। सॉलिसिटर जनरल का पद अटॉर्नी जनरल के असिस्टेंस के लिए, उसकी सहायता के लिए बनाया गया है। तो अटॉर्नी जनरल के विषय में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है आर्टिकल 76 में, लेकिन सॉलिसिटर जनरल के विषय में मेंशन नहीं है। सॉलिसिटर जनरल के विषय में मेंशन नहीं। अब कैसे अपॉइंटमेंट होता है और कैसे कार्य होते हैं, ये सारी बातें बताई गई हैं 76 में। उसकी पार्लियामेंट के संदर्भ में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आर्टिकल 88 में बताया गया है। आर्टिकल 88 में बताया गया है। तो आर्टिकल 88 बताता है, तो आर्टिकल 88 कहता है कि महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी, ये संसद की बैठकों में भाग ले सकता है, बोल सकता है, अपने विचार प्रकट कर सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता, मतदान नहीं कर सकता। ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन केवल और केवल अटॉर्नी जनरल के लिए कहता है, सॉलिसिटर जनरल के लिए नहीं कहता। तो पार्शियली ये सही है, पार्शियली गलत है, तो इसका मतलब पूरा गलत हो गया। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन केवल महान्यायवादी के लिए ये अपॉर्चुनिटी देता है, ये सॉलिसिटर जनरल को ये अपॉर्चुनिटी नहीं देता। दूसरी बात कहता है, भारत के संविधान के अनुसार भारत का महान्यायवादी अपना त्यागपत्र दे देता है जब वह सरकार जिसने उसको नियुक्त किया था इस्तीफा दे देती है। ये बात तो सही है, लेकिन पूरी बात सही नहीं है, क्योंकि संविधान में इस बात का वर्णन कहीं नहीं है कि महान्यायवादी कब त्यागपत्र देगा, कैसे त्यागपत्र देगा, उसकी पदमुक्ति कैसे होगी, ये सारी बातों का वर्णन नहीं है। आर्टिकल 76 कहता है कि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि उसके कार्यकाल को कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि उसके कार्यकाल को कोई संरक्षण नहीं दिया गया है। अब संरक्षण नहीं दिया गया है तो जब चाहे उसे पद से हटाया जा सकता है। लेकिन इसका इस परंपरा का पालन किया जाता है। इसका एक प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन ये है, व्यावहारिक रूप से इसका अनुप्रयोग ये है कि जब तक सरकार पद पर बनी रहती है, चूंकि महान्यायवादी का अपॉइंटमेंट एक तरीके से पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होता है, जो सरकार आती है वो अपनी पसंद का अटॉर्नी जनरल अपॉइंट करवाती है प्रेसिडेंट से, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। तो हर सरकार अपनी पसंद का अटॉर्नी जनरल रखती है जो सरकार के पक्ष को न्यायालय में प्रस्तुत करता है। इसलिए एक तरीके से ये पॉलिटिकल किस्म का अपॉइंटमेंट होता है। तो जो भी व्यक्ति महान्यायवादी के रूप में अपॉइंट किया जाता है, जब तक सरकार रहती है तब तक वह पद पर बना रहता है। हालांकि सरकार बीच में उसे बदल भी सकती है, किसी नए को ला भी सकती है, क्योंकि हमने पहले बताया कार्यकाल को कोई प्रोटेक्शन नहीं है। लेकिन अगर वो सरकार के कार्यकाल तक उसका पद बना रहा तो जाएगा कैसे उसका पद? ये कन्वेंशन है। कन्वेंशन ये है कि जैसे ही सरकार त्यागपत्र देती है, महान्यायवादी भी अपना त्यागपत्र दे देता है। लेकिन हम जानते हैं कि जब सरकार का कार्यकाल पूरा हो जाता है, प्रधानमंत्री, लोकसभा, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद का पूरा कार्यकाल पूरा हो जाता है, तो प्रधानमंत्री और मंत्रियों का चयन करने के लिए लोकसभा का इलेक्शन, जिसे हम आम चुनाव कहते हैं, जनरल इलेक्शन कहते हैं, डिक्लेयर किया जाता है। और जब तक आम चुनाव के रिजल्ट नहीं आ जाते तब तक जो सरकार कार्य कर चुकी है, जो प्रधानमंत्री कार्य कर चुका है, वह तब तक
प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करता रहता है, प्रधानमंत्री के रूप में काम करता रहता है, वो केयरटेकर नहीं होता, वो प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करता रहता है। जैसे ही नया प्रधानमंत्री अपना पद धारण करता है, उससे पहले वो अपना त्यागपत्र दे देता है इलेक्शन के रिजल्ट के बाद। तो ठीक यही बात महान्यायवादी पर लागू होती है कि जैसे ही प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र देता है, महान्यायवादी भी त्यागपत्र दे देता है। लेकिन जब तक पुराना प्रधानमंत्री पद पर बना रहता है, तब तक महान्यायवादी भी पद पर बना रहता है। जैसे ही नया प्रधानमंत्री चुन लिया जाता है, पुराना प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे देता है। तो जैसे ही नया महान्यायवादी चुन लिया जाएगा, तब तक पुराना महान्यायवादी पद पर बना रहेगा, कार्य करता रहेगा, क्योंकि सरकार को न्यायालयों में लीगल सपोर्ट चाहिए और सरकार के मुकदमों में लीगल सपोर्ट में महान्यायवादी अपीयर होगा। तो किसी भी डेट पर न्यायालय में डेट पड़ी तो कोई भी ये खड़ा होकर नहीं कह सकता कि जनाब सरकार अस्तित्व में नहीं है, नई सरकार आएगी तब हम आएंगे। तो जो पुराना महान्यायवादी है वो तब तक वर्क करता रहेगा। तो महान्यायवादी अपना त्यागपत्र दे देता है जब वह सरकार जिसने उसको नियुक्त किया था इस्तीफा देती है। इतना सही है, लेकिन यह संविधान के अनुसार नहीं है, ये कन्वेंशन है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया, दोनों गलत हो गए। तो 7th में ना तो 1 ना तो 2, तो दोनों सही नहीं है, दोनों स्टेटमेंट सही नहीं है। 7th अच्छा क्वेश्चन है, सरल भी है। 8th नंबर का क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये कहता है भारत के न्यायालयों द्वारा जारी रिटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रिटें जारी करने की शक्ति 2 न्यायालयों के पास है। हमारे यहाँ एक सुप्रीम कोर्ट के पास है आर्टिकल 32 के अंतर्गत, और दूसरा हाई कोर्ट्स के पास है आर्टिकल 226 के अंतर्गत। तो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकते हैं। किसी प्राइवेट संगठन के विरुद्ध जब तक कि उसको कोई सार्वजनिक कार्य नहीं सौंपा गया हो, परमादेश नहीं होगा, परमादेश जारी नहीं होना चाहिए। मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट इज इंटरेस्टेड विद पब्लिक ड्यूटी। तो जारी नहीं होना चाहिए। लेकिन आईएएस के एग्जाम में इस बार थोड़े बहुत अनुवाद में त्रुटियां हैं, मैंने देखा, तो मैंडेमस जारी नहीं होगा, ये होना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ की टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, ये एग्जाम की टाइपिंग मिस्टेक है, एग्जाम में भी ऐसा ही। तो ये कहता है कि प्राइवेट संगठन के विरुद्ध जब तक सार्वजनिक कार्य नहीं सौंपा गया है, मैंडेमस जारी नहीं होगा। आप जानते हैं मैंडेमस की रिट न्यायालय जारी करता है, किसी भी पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट जारी करता है, तब जारी करता है जब पब्लिक अथॉरिटी जो उसकी मैंडेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो उन्हें पूरा नहीं करता। जिन जिम्मेदारियों को पूरा करना उनके लिए बाध्यकारी नहीं है पब्लिक अथॉरिटीज के लिए, उनके लिए मैंडेमस भी जारी सामान्यतः नहीं होता। तो मैंडेमस की रिट पब्लिक अथॉरिटीज से काम करवाने के लिए जारी करवाई जाती है कि भाई काम करो, जो तुम कर नहीं रहे हो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू हैव टू डू। तो कोर्ट कमांड देता है यू हैव टू डू योर ड्यूटी फर्स्ट, अपनी जिम्मेदारी सबसे पहले निभाओ और मुझे बताओ, नहीं निभा कर बताओगे तो मैं कंटेम्प्ट में मान लूंगा। तो मैंडेमस रिट का जो प्रभाव है वो बड़ा गहरा होता है। तो पब्लिक अथॉरिटीज के अगेंस्ट जारी होता है, पहली बात। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट कोई भी रिट या किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी रिट, मैंडेमस की रिट जारी नहीं की जा सकती। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट या फिर किसी व्यक्ति के अगेंस्ट मैंडेमस की रिट जारी नहीं की जा सकती। लेकिन अगर कोई ऐसी प्राइवेट बॉडी है, कोई ऐसा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जिसको पब्लिक ड्यूटीज दी गई हैं, जिसको पब्लिक ड्यूटीज दी गई हैं, जो पब्लिक ड्यूटीज देने का मतलब है कि सरकार जैसी जिम्मेदारी निभा रही है, तब वो मैंडेमस की रिट के अधीन आएगी, तब वो मैंडेमस की रिट में कवर होगी। तो ये स्टेटमेंट सही है कि किसी भी प्राइवेट संगठन के विरुद्ध जब तक कि उसको सार्वजनिक कार्य नहीं सौंपा गया हो, मैंडेमस जारी नहीं होगा। तो प्राइवेट संस्था के विरुद्ध मैंडेमस तभी जारी होगा जब उसे पब्लिक ड्यूटी, पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई हो। और पब्लिक ड्यूटी, पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इन जनरल स्टेट की है, स्टेट की है, गवर्नमेंट की है। और स्टेट क्या है? आर्टिकल 12 में स्टेट डिफाइन किया गया है। तो जो अथॉरिटीज स्टेट के अंतर्गत आती हैं आर्टिकल 12 में, मैंडेमस उन्हीं के अगेंस्ट ही जारी होता है। तो बेसिकली पब्लिक अथॉरिटीज में वो तो जो उसके अंतर्गत नहीं कवर होंगी
उनके अगेंस्ट मैंडेमस रिट भी जारी नहीं होगा। लेकिन लेस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस का जमाना है, और इस लेस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस में बहुत सारी जो पब्लिक ड्यूटीज हैं, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन पूरी कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर पूरी कर रहे हैं। तो अब सरकार की जिम्मेदारियां प्राइवेट सेक्टर पूरी कर रहे हैं, और वो अगर वायलेट करेंगे हमारे राइट्स, तब उनको मैंडेमस के अंतर्गत लाना पड़ेगा, बिकॉज दे आर प्लेइंग पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दे आर वेस्टेड विद पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनके ऊपर पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई है। तो दूसरा कहता है किसी कंपनी के विरुद्ध भले ही वह सरकारी कंपनी हो मैंडेमस नहीं होगा। यह गलत हो गया। सरकारी कंपनी के विरुद्ध तो मैंडेमस होगा ही होगा, क्योंकि सरकारी है ना। लेकिन कंपनी के विरुद्ध, प्राइवेट कंपनी होगी तो नहीं होगा मैंडेमस। हालांकि प्राइवेट कंपनी विद पब्लिक ड्यूटी होगी तो हो सकता है, अभी ऊपर पड़ा। और कंपनी जो सरकारी कंपनी है, सरकारी कंपनियों पर मैंडेमस जारी होता है, तो ये वाली बात सही नहीं है। ये तीसरा कहता है कोई भी लोक प्रवण व्यक्ति, पब्लिक माइंडेड पर्सन, अधिकार पृच्छा रिट प्राप्त करने हेतु न्यायालय में समावेदन करने के लिए पिटिशनर हो सकता है, यात्री हो सकता है। बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि को वारंटो की जो रिट है, को वारंटो यानी अधिकार पृच्छा की जो रिट है, वो तब जारी की जाती है न्यायालय के द्वारा जब अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करता है, ओवर फिजांस करता है, अधिकारातीत होकर कार्य करता है। तो उसको अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने के लिए, अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करने से रोकने के लिए ये रिट इशू की जाती है, को वारंटो रिट इशू की जाती है। तो ये बात जब को वारंटो के विषय में डिटेल बनाया जाता है तो ये कहीं मेंशन नहीं है कि को वारंटो रिट के लिए एप्लीकेशन कौन अप्लाई करेगा, न्यायालय में कौन एप्लीकेशन देगा, ये कहीं मेंशन नहीं है। एनीवन कैन फाइल पिटिशन फॉर द रिट ऑफ को वारंटो, कोई भी फाइल कर सकता है, तो कोई भी पिटिशनर हो सकता है। ये सही है, ये वाला कि अधिकार पृच्छा की रिट प्राप्त करने के लिए न्यायालय में समावेदन करने के लिए पिटिशनर हो सकता है। तो पहला सही हो गया, तीसरा सही हो गया, दूसरा गलत हो गया। तो पहला और तीसरा कौन सा हो गया? सी हो गया। तो आंसर सी हो गया। ये लोकसभा के उपाध्यक्ष के विषय में है। हम लोगों ने जब प्री वाला टॉपिक लिया था तो हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक मेंशन किए थे, उसमें बहुत संक्षेप में 2 दिनों में पूरे प्री के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं पॉलिटी के, उनको हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो उसमें हम लोगों ने ये डिप्टी स्पीकर वाला भी डिस्कशन किया था, क्योंकि डिप्टी स्पीकर की पोस्ट को लेकर के डिस्कशन बड़े गंभीर तरीके से होता रहा, क्योंकि डिप्टी स्पीकर की पोस्ट वैकेंट रही। तो चूंकि ये डिस्कशन का केंद्र था, इसलिए प्रश्न बनने की संभावना थी। तो प्रश्न बना, प्री में बना, मेन एग्जामिनेशन में भी संभावना रहेगी। तो फिलहाल मेन वाले पार्ट में अलग, फिर जब इस तरीके से स्पेशल कोर्सेज जैसे होते हैं अपने संस्थान में, तो उसकी चर्चा हम लोग वहां पर करेंगे। तो ये कह रहा है लोकसभा उपाध्यक्ष यानी डिप्टी स्पीकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, लोकसभा के कार्य पद्धति और कार्य संचालन नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तारीख को होगा जो अध्यक्ष नियत करे। बिल्कुल ठीक है। स्पीकर का चुनाव कब होगा यह राष्ट्रपति तय करता है, प्रेसिडेंट तय करता है। और डिप्टी स्पीकर का चुनाव कब होगा, स्पीकर चुने जाने के बाद स्पीकर बाद में यह तय करता है कि डिप्टी स्पीकर कब चुना जाएगा। तो ये स्पीकर तय करता है, ये बात ठीक है। दूसरा कहता है कि यह आज्ञापक उपबंध है। आज्ञापक का मतलब मैंडेटरी, आज्ञापक का मतलब जिसका पालन करना जरूरी हो, बाध्यकारी हो। तो आज्ञापक उपबंध है, उपबंध यानी प्रावधान कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसी प्रतियोगी का निर्वाचन या तो मुख्य विपक्षी दल से या शासक दल से होगा। ये गलत है, ऐसा कहीं भी नहीं मेंशन है। हालांकि ये परंपरा हमने बनाई है आपसी समझ से कि सत्ता पक्ष का ही कोई व्यक्ति स्पीकर बन जाता है, और वो स्वाभाविक भी है क्योंकि सत्ता पक्ष का ही बहुमत होता है लोकसभा में, और विपक्ष के किसी मेंबर को डिप्टी स्पीकर के पद पर लाया जाता है। लेकिन ये एक आपसी समझ है।
ये ना तो कोई परंपरा है, ना तो ये कोई नियम है, कोई आज्ञापक उपबंध भी नहीं है, तो ये गलत हो गया। तीसरा कहता है सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष की शक्ति वैसी ही होती है जैसा कि अध्यक्ष की, और उसके निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकती। यह बात भी बिल्कुल ठीक है, यह बात भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं स्पीकर का पद लाया क्यों जाता है। स्पीकर का पद इसलिए लाया जाता है जिससे कि अगर इस डिप्टी स्पीकर का पद, स्पीकर का पद इसलिए लाते हैं जिससे लोकसभा की कार्यवाही चला सके। डिप्टी स्पीकर का पद इसलिए लाते हैं, इसलिए बनाते हैं जिससे अगर स्पीकर अनुपस्थित है तो डिप्टी स्पीकर स्पीकर के रूप में काम कर सके। डिप्टी स्पीकर भी नहीं है तो पैनल 10 की व्यवस्था है, वो हम लोगों ने क्लास में डिस्कस की है। तो पैनल 10 की व्यवस्था है, स्पीकर 10 लोगों के नामों की सूची तैयार करता है। ये सब बारी बारी से जो उपलब्ध नहीं होगा, स्पीकर उपलब्ध है तो स्पीकर ही बैठकों की अध्यक्षता करेगा, वो नहीं उपलब्ध है तो डिप्टी स्पीकर करेगा, डिप्टी स्पीकर भी अवेलेबल नहीं है तो फिर पैनल 10 के नामों में से कोई भी एक बैठकों की अध्यक्षता करता है। तो जो भी स्पीकर के चेयर पर बैठा होगा, तो ये पावर इन पर्सन नहीं है, ये पावर इन पोस्ट है, इन ऑफिस है, ये पावर इन ऑफिस है, ये पावर इन पर्सन नहीं है। तो स्पीकर को जो शक्तियां मिली गई हैं वो किसी व्यक्ति को दी गई शक्तियां नहीं है, वो पद को दी गई शक्तियां हैं। तो जो भी व्यक्ति उस पद पर आसीन होगा उस समय उसके पास वो शक्तियां अपने आप होंगी, तो चाहे वो डिप्टी स्पीकर हो, चाहे वो पैनल 10 में से कोई काम कर रहा हो। तो सदन की बैठकों की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष की शक्तियां वैसी होती हैं जैसे अध्यक्ष की होती हैं और उसके निर्णयों के विरुद्ध अपील नहीं होगी। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला, तीसरा और ये चौथा कहता है उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में सुस्थापित संसदीय पद्धति है कि प्रस्ताव अध्यक्ष के द्वारा रखा जाता है, प्रधानमंत्री द्वारा विधिवत समर्थित होता है। ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है डिप्टी स्पीकर के चुनाव में, ये कोई स्थापित परंपरा नहीं है। ये एक आपसी समझ है इस डिप्टी स्पीकर का चुनाव, और इस बार तो हुआ भी नहीं डिप्टी स्पीकर का चुनाव, तो इसलिए ये फोर्थ स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो दूसरा गलत हो गया, फोर्थ गलत हो गया, तो क्या क्या बचा, 1 और 3। तो 1 और 3 कौन सा हो गया, ए हो गया, 1 और 3 ये आंसर हो गया 9th। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इसके परिणाम को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 5th शेड्यूल पर क्वेश्चन है, और 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल दोनों विगत वर्षों में विवादों में रहे, क्योंकि कुछ एरियाज ने अपने लिए 5th शेड्यूल के लिए डिमांड की, कुछ ने 6th शेड्यूल के लिए डिमांड की, तो ये विगत वर्षों में चर्चा के केंद्र में थे। तो 6 पर तो क्वेश्चन नहीं आया, 5th पर आ गया। तो हम लोग जानते हैं कि 5th शेड्यूल के अंतर्गत असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम को छोड़ करके, इन 4 राज्यों को छोड़कर जो अन्य राज्य हैं, 10 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, तो जो 10 राज्य हैं, उन 10 राज्यों के कुछ क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। कोई फिक्स क्राइटेरिया तो नहीं बनाया गया है, लेकिन देखा जाता है कि जो अन्य क्षेत्रों की तुलना में कंपैरेटिव पिछड़ापन है, तो उसके आधार पर हम किसी भी क्षेत्र को 5th शेड्यूल के अंतर्गत कवर करते हैं। तो इन राज्यों के सभी जनजातीय क्षेत्र, जहां जनजातियां रहती हैं, सभी जनजातीय क्षेत्र 5th शेड्यूल में नहीं है। उन्हीं में से जो ज्यादा पिछड़े हुए क्षेत्र हैं उनको 5th शेड्यूल के अंतर्गत कवर किया गया है। तो जो 5th शेड्यूल के अंतर्गत कवर किए गए एरिया हैं उनके लिए बहुत सारे विशेष और अलग प्रावधान लागू हैं, क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम लोग अपने आंसर पर आते हैं। ये कहता है कि 5th शेड्यूल के लिए कौन सा सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है, इससे जनजातीय लोगों की जमीनें गैर जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेगी। सही है, तो फिर यही सही है, क्योंकि और बाकी की जो आवश्यकता नहीं है। फिलहाल स्टेटमेंट तो पढ़ेंगे। इससे उस क्षेत्र में एक स्थानीय स्वशासी निकाय का सृजन होगा। स्थानीय स्वशासी निकाय का सृजन करने के लिए पेशा कानून बनाया गया है, प्रोविजन ऑफ पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट, पेशा 1996।
तो स्वशासी निकाय का सृजन करने के लिए पेशा एक्ट बनाया गया है, वो 5th शेड्यूल। इससे वह संघ राज्य क्षेत्र में बदल जाएगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि यूनियन टेरिटरीज कौन होंगी ये पार्लियामेंट तय करती है। तो 5th शेड्यूल से नहीं कवर होगा। जिस राज्य के पास ऐसे क्षेत्र होंगे उसे विशेष कोटि का राज्य घोषित किया जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, राज्य से कोई मतलब नहीं होगा। राज्यपाल को विशेष शक्तियां मिल जाती हैं, राज्यपाल के पास विवेकाधीन शक्तियां आ जाती हैं उस क्षेत्र में निर्णय लेने के लिए, लेकिन स्टेट के स्टेटस पर कोई चेंज नहीं होता। तो इसका आंसर ऑब्वियसली ए हो गया कि जो जनजातीय क्षेत्र की जमीनें हैं वो गैर जनजातियों को ट्रांसफर नहीं की जा सकती। तो 10th क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं पॉलिटी में और बड़े सिंपल से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो भारत का संवैधानिक विकास है उस टॉपिक से पूछा गया है। ये कहता है भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित और अंतरित, रिजर्व और ट्रांसपोर्ट विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। कौन से विषय आरक्षित विषय माने गए थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग जब पढ़ते हैं 1919 का एक्ट, तो 1919 के एक्ट में पढ़ते हैं कि स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय हस्तांतरित विषय बना दिया गया। तो स्वशासन को प्रांतीय हस्तांतरित विषय बना दिया गया, ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट बना दिया गया। ये हम लोग पढ़ते हैं तो सारा आंसर अपने आप निकल आएगा और कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन फिलहाल मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको सारा पूरा क्वेश्चन। जो 1919 का एक्ट था, उस 1919 के एक्ट में जितने भी सब्जेक्ट स्टेट के पास थे, प्रोविंसेस के पास थे, उन प्रोविंसेस के पास सब्जेक्ट को 2 कैटेगरीज में बांटा गया, क्योंकि स्टेट्स में डायरकी शुरू की गई, द्वैध शासन शुरू किया गया। इस द्वैध और आरक्षित और हस्तांतरित, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड 2 विषयों के रूप में विषय बांट दिए गए। जो विषय आरक्षित होते थे, रिजर्व होते थे, उन पे प्रांतों का गवर्नर खुद निर्णय लेता था और निर्णय वह अपनी इन काउंसिल, जो गवर्नर इन काउंसिल होती थी, जो गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद होती थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, वह अपनी परिषद के सदस्यों से सलाह लेकर के निर्णय लेता था गवर्नर। और इन निर्णयों के लिए जो प्रांतों की विधायिका होती थी, प्रांतों की विधायिका के प्रति गवर्नर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता था, उसको कहते थे रिजर्व कैटेगरीज। तो जितने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थे, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू, जितने भी सिंचाई, इरिगेशन, जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थे, न्याय प्रशासन, वो सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, न्याय प्रशासन, भू राजस्व, पुलिस, ये सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आरक्षित में शामिल कर लिए गए थे। रिजर्व में, ये भी रिजर्व में था, ये भी रिजर्व में था, ये भी रिजर्व में था, ये तीनों रिजर्व में शामिल कर लिए गए। इसके अलावा चूंकि उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के उद्देश्य से 1919 का एक्ट पारित किया गया था, यह भी एक पर्पस था, इसलिए 1919 के एक्ट में प्रांतों में हस्तांतरित विषयों की शुरुआत की गई। हस्तांतरित विषय क्या थे? हस्तांतरित विषय पर भी अंतिम निर्णय गवर्नर लेता था, लेकिन अब गवर्नर अपने परिषद के सदस्यों की सलाह से नहीं लेता था, बल्कि जितने विषय थे, जैसे स्थानीय स्वशासन का विषय, तो इसके लिए एक मंत्री नियुक्त कर दिया जाता था। वो मंत्री भारतीय व्यक्ति हुआ करता था। उस भारतीय व्यक्ति के परामर्श के आधार पर, यानी मंत्री के परामर्श के आधार पर गवर्नर निर्णय लेता था, और गवर्नर जो निर्णय लेता था उस निर्णय के लिए वह प्रांत की विधायिका के प्रति उत्तरदायी भी होता था। आरक्षित विषयों पर निर्णय के लिए उत्तरदायी नहीं होता था। तो ये आरक्षित और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट के बीच का क्लासिफिकेशन था। तो स्थानीय स्वशासन प्रांतीय हस्तांतरित विषय बना दिया गया। बहुत ही पॉपुलर फैक्ट है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। और जो लास्ट क्वेश्चन बनाया गया, 12 क्वेश्चन पूछे गए थे पॉलिटी से, और जो 12वां क्वेश्चन था वो क्रिप्स मिशन पर पूछा गया था कि क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कहता है भारतीय संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं के साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हम लोग जानते हैं पहले क्रिप्स प्रस्ताव आया था, हालांकि वो फेल हो गया, असफल हो गया। और क्रिप्स मिशन इसलिए आया था भारत, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था
और द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की मदद ली जा सके। भारतीय मदद तभी करेंगे जब उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार सौंपे जाएंगे। तो इस पर्पज से आया था, हालांकि वो फेल हो गया। बाद में फिर कैबिनेट मिशन आया और कैबिनेट मिशन की योजना के आधार पर हमने संविधान बनाना शुरू किया। तो संविधान बनाने का प्रपोजल क्रिप्स मिशन ने दिया था, और जब क्रिप्स मिशन ने प्रस्ताव दिया तो उसने कहा कि प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा सदस्य निर्वाचित होंगे और रियासतों के द्वारा नामित होंगे, तो इलेक्टेड मेंबर होंगे। इलेक्टेड का प्रावधान यहां नहीं लिखा गया, यहां लिखा गया दोनों से नामित होंगे, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ये स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि विधानसभाओं से, प्रांतों से निर्वाचित सदस्यों को आना था और रियासतों से नामित लोगों को आना था, और ये दोनों से नामित होने की बात कर रहा है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है, नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि वह अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। ये बात बिल्कुल ठीक है, और इसका विरोध भी किया भारतीय लोगों ने, इसीलिए ऐसे छोटे छोटे दो एक प्रावधान थे जिसके आधार पर क्रिप्स मिशन फेल हो गया। तो एक प्रावधान ये भी था जिसके आधार पर क्रिप्स मिशन की आलोचना की गई और वो फेल हो गया। वो ये था कि जो भी प्रांत, क्योंकि तमाम प्रांतीय रियासतें थी, तो जो भी प्रांत भारत में विलय के लिए तैयार नहीं होगा, नया संविधान स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होगा, उसके लिए ये प्रावधान रखा गया कि वो अलग होगा, उसके लिए अलग संविधान सभा बनाई जाएगी, उसके लिए संविधान अलग बनाया जाएगा, क्योंकि ब्रिटेन से फिर उसके अलग रिलेशन होंगे, यानी वो एक अलग देश बन जाएगा। इस तरीके की व्यवस्था को लेकर के चला गया। तो एक तरीके से भारत में बंटवारे के बीज बोने वाला था। तो हमने इस प्रावधान को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन ये प्रावधान सही था। ये क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव में ये शामिल था कि नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे अधिकार होगा कि वह अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही हो गया, पहला गलत हो गया, तो हमारा आंसर हो गया आंसर बी। ये 12 क्वेश्चन थे, 12 क्वेश्चन थे, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन थे, बड़े मजेदार क्वेश्चन थे पॉलिटी के, और उम्मीद है कि आप बच्चों ने अगर एग्जाम दिया होगा तो पॉलिटी के क्वेश्चन आपने एंजॉय किया होगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। बाकी हम लोगों ने आंसर कर दिए हैं विद एक्सप्लेनेशन। फिर भी अगर कहीं कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे अवश्य संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल इस डिस्कशन के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।